आइए 11वां प्रश्न देखते हैं कि मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तजुके बाबरी किस भाषा में लिखी। सबसे पहले जान जाइए कि बाबर की आत्मकथा जो है वो तजुके बाबरी है और ये किस भाषा में लिखी, तो फारसी में, तुर्की में, उर्दू में, अरबी में। फटाफट बताइए क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा तुर्की में। तुर्की में मुबैयान नामक पद शैली लिखी थी। तो आइए देख लेते हैं कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ था भाई। तो बाबर का जन्म जो हुआ था वो फरगना में हुआ था। कहाँ हुआ था? फरगना में। ठीक है, बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1483 में हुआ था। कब हुआ था? 1483 में बाबर ने तजुके बाबरी अपनी आत्मकथा लिखी, जिसमें भारत के विषय में भी उसने बताया है। ठीक है, भारत में अगर ये प्रश्न आए कि भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक यानी संस्थापक किसको माना जाता है, तो बाबर को ही माना जाता है। ठीक है, बाबर को ही माना जाता है। और बाबर का पूरा नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद, जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है ना। अब बाबर ने भारत में पहला अभियान कब किया था? तो 1519 में। कब किया था? 1519 में भेरा और बजौर में। ठीक है, ये यूसुफ जाई एक जनजाति था, उसके विरुद्ध इसने ये पहला अभियान अपना किया था। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? किस शैलकृत गुफा में ये अंकन मिलता है? अजंता का, एलोरा का गुफा, कन्हेरी या कार्ले गुफा? फटाफट बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा कान्हेरी का गुफा। ठीक है, कान्हेरी का गुफा। कान्हेरी का गुफा जो है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। MH महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र में है कान्हेरी का गुफा। ठीक है, याद रहेगा आपको। साथ ही मुंबई से एकदम सटे ही है ये। ठीक है, और यहाँ पे ही बोधिसत्व का अंकन मिलता है सॉल्सेट गुफा में। ठीक है, 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन यहाँ मिलता है। ठीक है, कान्हेरी जो है ये सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। किस पर स्थित है? सॉल्सेट द्वीप। ठीक है, सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है कान्हेरी। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ ये बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा है। ठीक है, किस तरह के चट्टानों से बना है? बेसाल्ट चट्टानों से बना है। ठीक है, ऐसे देख लीजिए कार्ले जो है, तो कार्ले जो है ये चैत्य भारत का, ठीक है ना, कार्ले का चैत्य जो है ये भारत का सबसे बड़ा चैत्य है। भारत का सबसे बड़ा चैत्य है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13। सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि महाराष्ट्र की पुश्तैनी सरदेशमुख थे। और सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? देखिए, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी करते थे। ठीक है, कितना भाग वो वसूला जाता था? 1/4, 1/3, 1/5, 1/10। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 1/10। 1/10 भाग वसूला जाता था। ठीक है, आइए जानते हैं कि ये क्या है। तो देखिए, सरदेशमुखी का वसूली शिवाजी करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुखी थे। ठीक है, ये एक पद होता था और ये राजस्व का 1/10 भाग वसूलते थे। शिवाजी मराठा राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी क्या थे? मराठा राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी मराठा राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, शिवाजी मराठा राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे कि बाजीराव प्रथम कौन थे? तो बाजीराव प्रथम जो थे वो सबसे महान पेशवा माने जाते थे, बाजीराव प्रथम। और द्वितीय बाजीराव जो थे वे क्या थे? वो सबसे अंतिम पेशवा थे। तो याद रखिएगा, पहला पेशवा जो थे वो आपका सबसे महान पेशवा जो थे बाजीराव प्रथम, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, आइए देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़े गए पानीपत के
तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? देखिए आ गया प्रश्न। अहमद शाह अब्दाली और जो मराठा के बीच में युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था, याद रखिएगा पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। उस समय पेशवा कौन थे? माधवराम, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव और सदाशिव राव भाऊ। ठीक है, तो उस समय कौन थे भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव ये सही उत्तर हो जाएगा। उस समय पेशवा जो थे बालाजी बाजीराव थे। ठीक है, याद रखिएगा इसको, बालाजी बाजीराव थे। ठीक है, आइए देखते हैं कि ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता था? तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता था। ये प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता था? नादिर शाह को। किसको कहा जाता था? नादिर शाह को। ठीक है, आगे आप देख लीजिए, इससे और भी प्रश्न आपको बनेगा। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासन काल में आक्रमण किया था। कब? तो 1739 में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासन काल में आक्रमण किया था। और नादिर शाह का सेनापति था अहमद शाह अब्दाली। ध्यान में रखिएगा, जिसने अफगानिस्तान में अलग राज्य की स्थापना की, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो अहमद शाह अब्दाली किसका सेनापति था? नादिर शाह का, जो ईरान का नेपोलियन था। ठीक है, नेपोलियन कहा जाता था। तो ये उसका सेनापति था। अफगानिस्तान में एक अलग राज्य भी स्थापित इसने किया था। देखिए अहमद शाह अब्दाली जो है 1748 से लेकर 1768 के बीच में उसने कुल 8 बार आक्रमण किया था। कितने बार? 8 बार आक्रमण किया था भारत पर। ठीक है ना। लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को पराजित कर दिया था। 14 जनवरी 1761 को मराठा को पराजित इसने कर दिया था, अहमद शाह अब्दाली ने। ठीक है, चलिए ये सब आप महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। आगे देखते हैं, कृष्णा नदी पर स्थित श्री शैलम बांध है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका केरल में है, कर्नाटक में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर बताइए। आंध्र प्रदेश होगा। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। एकदम सही आंसर है, आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर श्री शैलम बांध है। ठीक है, श्री शैलम बांध है। ठीक है, कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। ये नदी जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। इसको ध्यान में रखिएगा, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। ये कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। कहाँ है महाबलेश्वर? महाराष्ट्र में। और ये देखिए कितने राज्यों में ट्रैवल करती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों में ट्रैवल करते हुए फिर बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, कुल ये 1401 किलोमीटर 1401 किलोमीटर ये ट्रैवल करती है। ठीक है ना, 1401 किलोमीटर। तो कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, इसकी जो है सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां कौन है? कोयना, तुंगभद्रा, भीमा। ठीक है, भाषा के आधार पर देखिए आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। आपको बता दें कि भाषा के आधार पर सबसे पहले अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। तो भाषा के आधार पर गठन होने वाला सर्वप्रथम जो था आपका आंध्र प्रदेश था। फिर आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना 2014 में बना है। याद रखिएगा, तेलंगाना 2014 में बना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा था, कृष्णा नदी पर एक बांध है जिसका नाम है नागार्जुन सागर बांध स्थित है। याद रखिएगा, कृष्णा नदी पर एक नागार्जुन सागर बांध भी स्थित है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा कि कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस झील को बिहार का 1 मिनट किस झील को बिहार का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है? किस झील को बिहार का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है? देख लीजिएगा, गोगाबिल झील कटिहार, जगतपुर झील भागलपुर, कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा, कांवर झील बेगूसराय। 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, कांवर झील बेगूसराय को ही 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है। ठीक है, ध्यान में रहेगा, 39वां रामसर साइट घोषित किया गया। अब देखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार का पहला रामसर साइट कौन?
तो देखिए आपका कांवर झील बेगूसराय, और देश का 39वां रामसर साइट कौन घोषित किया गया, तो यही कांवर झील है। तो देश का 39वां, अब बिहार में प्रथम रामसर साइट है, ध्यान में रखिएगा, बिहार का पहला रामसर साइट। वर्तमान में भारत भर में 49 रामसर साइट है। कितना है? 49, ध्यान में रहेगा, 49 रामसर साइट है भारत भर में। सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में 10 ठो है, ठीक है ना, 10 गो है उत्तर प्रदेश में रामसर साइट। अच्छा ये बताइए कि सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला, ह्यूमिडिटी वाला देश कौन है? यूके। सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला देश जो है यूके है, याद रखिएगा। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा रामसर साइट वाला, एकदम निश्चित। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल सिंचित भूमि का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तालाबों द्वारा सिंचित होता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु। फटाफट बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है ना। तमिलनाडु में अधिकतम तालाबों द्वारा ही सिंचित होता है। तमिलनाडु में सबसे अधिक मात्रा में तालाब से सिंचाई होता है, ठीक है, वहाँ तालाबों की संख्या अधिक है। उत्तर भारत में बोरिंग यानी नलकूप वगैरह ज़्यादा साधन है सिंचाई का। भारत की कृषि जो है मानसून से ही प्रभावित रहती है, इस बात को ये ध्यान में रखिएगा। और देखिए भारत में मुख्य रूप से सिंचाई के 4 साधन हैं। कितने साधन हैं? 4। एक कुआं द्वारा सिंचाई होता है, फिर नलकूप द्वारा, तालाब द्वारा और नहर द्वारा। देखिए देश का कुल भूमि का केवल 40% भाग, मात्र 40% भाग, कितना परसेंट? मात्र 40% भाग पर ही आपका शुद्ध सिंचाई की सुविधा है। 60% अभी भी वर्षा के ऊपर आधारित है, ध्यान रखिएगा। अभी भी आज़ादी के इतने साल बाद भी 60% क्षेत्र जो है वो अभी भी वर्षा पर सिंचाई के लिए निर्भर है, ठीक है। आइए देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। ये कूट दिया हुआ है आपको, मैं थोड़ा सा, हाँ, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए कूट का सही चयन कीजिए। देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए और ऑप्शन भी देख लीजिए और आप बताइए क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हंगुल जो है, हंगुल, तो ये देखिए आपका दाची गाम, ठीक है। बंगाल टाइगर आपको पता ही होगा, सुंदरवन, ठीक है। इंडियन लायन, ठीक है ना, इंडियन लायन कहाँ? गिर प्रसिद्ध है। और रोहिनेसरस काजीरंगा, ठीक है। तो इसका कूट क्या बन रहा है भाई? तो देखिए ए का दो फटाफट ए का 2 मिला लीजिए और आपका BC में आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, आगे भी बढ़ेंगे। बंगाल टाइगर B का 3 भी मैच कर रहा है। अभी 2 BC में अभी ये है, B और C में देखते हैं कौन होता है। C इंडियन लायन गिरबन, C का 4, तो C का 4 यानी ऑप्शन B आपका सही जाएगा, ये वाला, ठीक है। आइए देख लेते हैं कुछ इसके विषय में। देखिए सुंदरवन जो है, ध्यान दीजिएगा, सुंदरवन जो है भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि यानी सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल भी सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। और उसके अलावा सुंदरवन में सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं ज़्यादातर, इसलिए सुंदरवन नाम पड़ा है। और सुंदरवन आपको बताई दिए कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और देखिए प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है 1973 में प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया 1973 में, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 19 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न, संतोपथ ग्लेशियर कहाँ स्थित है, यानी कि अवस्थित है कहाँ? अरुणाचल में अवस्थित है, हिमाचल में अवस्थित है, सिक्किम में है और उत्तराखंड में है। फटाफट आंसर बताइए 19 नंबर का, फटाफट आंसर बताइए। कहाँ है? अरुणाचल में, सिक्किम में, हिमाचल में, उत्तराखंड में। संतोपथ ग्लेशियर तो ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, इसको ध्यान में रखिएगा। संतोपथ ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है। देखिए सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? लद्दाख में है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? लद्दाख में है, ठीक है। वैसे ही सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत पाकिस्तान की सीमा पर एक तरीके से स्थित है। संतोपथ ग्लेशियर जो है बद्रीनाथ से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर है, मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन? संतोपथ ग्लेशियर बद्रीनाथ से, ठीक है। तो बाबा बद्रीनाथ से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर है।
देखिए इसी ग्लेशियर से, संतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। अलकनंदा नदी कैसे निकलती है? संतोपथ ग्लेशियर से, ठीक है। और यही देखिए कि आपका उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से क्या निकलती है? भागीरथी नदी, ठीक है, जिसे ही बाद में अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिल जाती है और वहाँ पर इसे गंगा के नाम से बोला जाता है। गंगा नदी के नाम से वहाँ से इसका नाम हो जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन है? सियाचिन, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन। तो आइए इससे रिलेटेड सारे प्रश्न हो गए आपके। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी संसदीय कार्य, निम्नलिखित में कौन सी संसदीय कार्य भारत की देन है? ये देखिए कौन से संसदीय कार्य विधि भारत की देन है? स्थगन प्रस्ताव, शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव या गिलोटिन। ये आपका देखिए तो शून्यकाल, शून्यकाल जो है ये भारतीय संविधान, भारत का मूल है। ये कहीं दूसरे से नहीं लिया गया है, किसी दूसरे देश से, क्योंकि आप जानते हैं भारत के संविधान में बहुत सारी चीज़ें, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, बहुत सारी चीज़ें आपकी विदेशों से प्रेरित है, विदेशों के संविधान से, खास करके अंग्रेज़ों के संविधान से जो अपने भारत में इन्होंने बनाया था, लागू किया था, रूस के, अमेरिका के और भी बहुत सारे कंट्रीज के, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लोग संसदीय कार्य विधि भारत की देन है। कौन? शून्यकाल। शून्यकाल जो है ये भारत की देन है। भारत में इसको प्रारंभ किया गया कब भाई? तो 1962 में। कब? 1962 में, सॉरी 1962 में, ठीक है। 1962 में इसको प्रारंभ किया गया। और भारतीय संसदीय काल में प्रश्नकाल के बाद का समय जो होता है, प्रश्नकाल के बाद का समय जो होता है वो शून्यकाल होता है। क्या होता है? शून्यकाल। देखिए कटौती प्रस्ताव सरकार की योजना में कमी करने का उद्देश्य है। ये कटौती प्रस्ताव जो है वो सरकार की योजना में कमी करने के उद्देश्य से लाया जाता है, ठीक है। और ये देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत कोई मतलब 11 से 111 के अधीन राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा जो विधेयक पारित होता है उस पर जब हस्ताक्षर करता है तो अधिनियम बन जाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 111 के तहत अधिनियम बनता है कब? जब संसद से, यानी संसद के दोनों सदनों से, ठीक है, उच्च सदन और निम्न सदन दोनों से ही वो पारित हो गया हो, उसके बाद राष्ट्रपति का साइन मोहर लग जाएगा तो वो अधिनियम का रूप ले लेता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा शून्यकाल। शून्यकाल भारत की देन है, ठीक है। तो आइए आज का 20 प्रश्न यहाँ पे खत्म होता है, फिर हम लोग अगले में 20 प्रश्न और करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, ठीक है। एक एक प्रश्न का हम लोग विस्तार से हम लोग वहाँ चर्चा करेंगे और एक एक प्रश्न का आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एकदम जुड़ जाइए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर कीजिएगा तभी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएंगे, उनको लाभ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई लिखाई अपना जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।